वो गायनोकोलॉजी आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग जो है वो गायनी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर ओब्स को स्टार्ट करेंगे। तो गायनी को और ओब्स को पढ़ने से पहले दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, नॉर्मल अगर आप गायनोकोलॉजी को देखें या इसकी डेफिनेशन ये होती है कि फीमेल से रिलेटेड जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हम लोग जो है ना वो गायनाकोलॉजी के अंदर देखते हैं। वो हेल्थ इश्यूज आपके पास प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, वो नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड हो। सिंपल लेट्स सपोज अगर आप बात करें कि एक 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बन रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, आप गायनाकोलॉजी के पास जाओ या गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो गायनाकोलॉजी क्या है, बेसिकली ये एक ब्रांच कह लें मेडिसिन की, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फीमेल के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को स्टडी करना है। वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज प्रेगनेंसी की वजह से हो सकते हैं, वो नॉन प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकते हैं। जो आपके पास ओब्स है, ओब्स के अंदर आपके पास वो स्टडी होती है जो प्री कंसेप्शन हो। प्री कंसेप्शन का लफ्ज जहां भी आए, आप लोगों ने इसका मतलब समझना होता है कि फर्टिलाइजेशन। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो स्टडी होती है, उसके बाद कंसेप्शन जब होती है, मीन के जब फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद जब बच्चे की एक तरह से डिलीवरी हो जाती है, पोस्ट कंसेप्शन, या इसको बोलते हैं पोस्ट पेरीपार्टम केयर। तो प्री कंसेप्शन, उसके बाद कंसेप्शन और उसके बाद पोस्ट, इनकी जो स्टडी होती है इसको आप लोग ओप्स के अंदर पढ़ते होते हो। तो सबसे पहले, खैर इन डिटेल में जाने से पहले इसीलिए बेसिक डिफरेंस ज़हन में होना चाहिए कि गायनोकोलॉजी क्या होता है। सिंपली फीमेल के जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो आपके पास गायनी के अंदर आते हैं। ओप्स के अंदर क्या आता है, इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड आएगा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या चीज़ आएगी, वो पीरियड जो प्रेगनेंसी से पहले है, मतलब आपके पास प्री कंसेप्शन है, और वो पीरियड जो आपका प्रेगनेंसी के अंदर स्टार्ट होता है, और वो पीरियड जो आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब आपने बच्चे की डिलीवरी कर ली, डिलीवरी के बाद आपने अम्बिलिकल कोड या इन चीज़ों को स्टडी करना है, तो वो सारी क्या आएगी, ओब्स के अंदर आएगी। तो सबसे पहले हम लोग गायनी पढ़ेंगे, गायनी के बाद फिर आप लोग जो है वो ओप्स करेंगे। अब गायनी में सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब आप लोगों ने लाइक हर बंदे को पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, स्पेशली जो आप लोगों के, अगर हम लोग एनएलई को देखें या फिर यूएसएमएल स्टेप 1 को देखें, उसमें वो ज़्यादा चीज़ें पूछती हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल नेचुरल साइकिल क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें कि ये एक फीमेल की बॉडी के अंदर एक ऐसा साइकिल होता है जिसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल आपके पास एंडोमीट्रियल की शेडिंग होती है। अब वो एंडोमीट्रियल की शेडिंग कैसे होती है, वो आपके ब्रेन के अंदर होती है, मतलब कि हाइपोथैलेमस के अंदर होती है। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या चीज आती है, आपका स्पेशली GnRH, मतलब अगर लेट्स सपोज ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होगी हाइपोथैलेमस, यहाँ से एक सिग्नल आएगा, वो सिग्नल GnRH होगा। ये सिग्नल आगे जाके इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या बनाएगा, FSH और LH, और ये फिर आगे जाके एक एंडोमेट्रियल को एक तरह से प्रोलिफरेट करेंगे, और वो फिर आपके पास एज अ ब्लड के तौर पे बाहर आता है। खैर ये आगे देखते हैं कि जब बेसिकली ब्लड बाहर आता है तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज होती है जिसको आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर स्टडी करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करने के लिए हर बुक के अंदर आई थिंक उन्होंने जो है ना वो 2 फेजेस का लिखा होता है, फोलिकुलर फेज होता है या ल्यूटिनाइजिंग फेज होता है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको आप लोग 3 फेजेस के अंदर याद रखोगे, फोलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटिनाइजिंग फेज। अब मैं हर एक फेज को बहुत अच्छे से बताऊंगा, लास्ट में फिर आप लोगों से कुछ MCQs पूछूंगा इसके लिहाज से। उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है, इन तीनों फेजेस में अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन तीनों फेजेस में कौन सा ऐसा फेज है जो कांस्टेंट रहता है, मतलब ये कि उसके डेज के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी, तो वो आपका ल्यूटिनाइजिंग फेज होता है। मतलब ये समझें, एक सिंपल एग्जांपल, कल फर्स्ट आपके पास एक तरह से डेट है, किसी फीमेल को फर्स्ट डेट को पीरियड आते हैं या ब्लीडिंग आती है, और उस फीमेल की 7 डे 5 to 7 डे ब्लीडिंग चलती है, ये नॉर्मल होती है 5 to 7 डेज तक। और उसके बाद फिर जाके नेक्स्ट आप कह लें कि
28 डे के बाद जब 29 स्टार्ट होता है तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर एक ऐसी फीमेल जिसका मेंस्ट्रुअल पीरियड आपके पास है 28 डेज का, मतलब ये एक साइकिल है जो 28 डेज पे है। अब अगर मैं बात करूं कि ये 28 डेज में से अगर हम देखें ल्यूटिनाइजिंग फेज को, तो ये फेज आपके पास कौन से डेज बनेंगे, ठीक है, और ये डेज कांस्टेंट होंगे या आपके पास पीरियड्स के साथ साथ चेंज होते हैं। तो जब आप ये तीनों फेज पढ़ लोगे, फिर लास्ट में आप लोगों को इसके ऊपर बताऊंगा, क्योंकि जब भी आप जाते हो लाइक क्लिनिकल में तो वहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास कैसे एक फीमेल आपको आके बोलती है कि मेरा लाइक 1.5 महीना पीरियड्स नहीं आते, तो आप कैसे काउंट करोगे इन चीज़ों को। तो इसीलिए खैर इसको भी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फेज आपका आता है फोलिकुलर फेज। अब फोलिकुलर फेज आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर फर्स्ट है, और आप लोगों ने याद रखना है फोलिकुलर फेज कौन सा फेज है। अगर इस फीमेल को फर्स्ट डे ब्लीडिंग हुई है और इस फीमेल की ब्लीडिंग चलती है 5 to 7 डेज तक, और उसके बाद 14 डे पे अगेन ओवुलेशन होती है, तो ओवुलेशन से पहले तक, मतलब पहले दिन से लेके 13वें दिन तक का ये जो साइकिल है, ठीक है, ये फोलिकुलर फेज होता है। ओवुलेशन वाले दिन को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो अगेन अब इसके अंदर लेट्स सपोज अगर एक फीमेल को फर्स्ट को ब्लीडिंग हुई है तो नॉर्मल ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है 5 to 7 डेज। तो आप लोगों ने याद रखना है ये जो ब्लीडिंग वाले डेज हैं ये भी फोलिकुलर फेज के अंदर ही आएंगे। ये नहीं है कि आपने 7 डेज के बाद इसको काउंट करना है। तो फर्स्ट डे से आपने 14 डेज डे तक जो आपके डेज आएंगे वो फोलिकुलर फेज में आएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया ये फेस चेंजेबल होता है, मतलब एक फीमेल के अंदर ये आपके पास 19 दिन का होगा, एक फीमेल के अंदर आपके पास ये 14 दिन का होगा, और किसी के अंदर इवन ये आपके पास लेस भी हो सकता है। तो ये आप लोगों को इसके अंदर पता होना चाहिए। अब फोलिकुलर फेज के अंदर आता क्या है, मतलब इसके अंदर क्या ऐसा फेज है या क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी बेस पे हम इसको फोलिकुलर बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है। लेट्स सपोज ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये आपके पास है हाइपोथैलेमस, और ये जो नीचे है ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। लेट्स सपोज ये आपके पास है हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे पड़ा होता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, दिस इज द इंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। आप लोगों ने याद रखना है जो पीरियड से रिलेटेड है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है वो आपका इंटीरियर पार्ट आएगा। अब इंटीरियर पार्ट से क्या ऐसी चीज बनती है जो फोलिकुलर फेज के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। लाइक हाइपोथैलेमस एक सिग्नल देगा GnRH, गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये सिग्नल जाएगा जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि प्लीज आप क्या करो FSH और LH बनाओ। अब FSH और LH जब बनते हैं इन्होंने जाना होता है ओवरी के पास। तो ब्रेन ने क्या किया, FSH और LH बनाया, किसके थ्रू बनाया, GnRH के थ्रू। ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आप लोगों को डिफरेंट पैथोलॉजीज आएंगी वो बता दूंगा, इसीलिए इस सिग्नल का भी पता होना चाहिए। अगर किसी के अंदर ये सिग्नल नहीं है उसके पीरियड्स एब्सेंट होंगे, इनफर्टिलिटी होगी। तो इसलिए ये नहीं है कि डायरेक्टली आप लोग इसको स्टडी करें पिट्यूटरी से, तो आपको स्टार्ट से पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा GnRH, ये सिग्नल जाके FSH और LH बनाएगा। अब ये जो FSH और LH बने हैं इन्होंने क्या करना है, ओवरी के अंदर कुछ आपके पास फोलिकल पड़े होते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैंने ओवरी की स्ट्रक्चर ड्रा किया। नॉर्मल हर फीमेल की ओवरीज के अंदर कुछ फोलिकल पड़े होते हैं। लेट्स सपोज ये वो फोलिकल है जो अभी तक किसी भी हार्मोन के अंडर नहीं है, और ये वो फोलिकल है जो इमेच्योर है। वो फोलिकल जो फीमेल की ओवरी के अंदर इमेच्योर हो और उसके ऊपर किसी भी हार्मोन ने काम ना किया हो, लेकिन उसको मेच्योर ना बनाया हो, ऐसे फोलिकल को हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फोलिकल। तो प्राइमोर्डियल फोलिकल क्या होता है, वो फोलिकल जो फीमेल की बॉडी में स्पेशली ओवरी के अंदर क्या हो, इनएक्टिव हो
इमेच्योर हो और इसके ऊपर किसी भी हार्मोन ने काम ना किया हो। और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर एक छोटा सा कोई एक फॉलिकल नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन होती है, ग्रुप्स बने होते हैं, लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पे एक ड्रा किया आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये क्या करता है, खुद को कन्वर्ट कर लेता है थोड़ा सा मिच्योर फॉर्म के अंदर, थोड़ा सा मिच्योर फॉलिकल के अंदर, और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। एग्जाम में वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास जो प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल की मैच्योरेशन होती है या कन्वर्जेशन होती है, ये कौन कराता है? ये कोई भी हार्मोन नहीं कराएगा। इट इज सिंपल एपिथेलियल सेल डिफरेंशिएशन। कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल होंगे जो डिफरेंशिएट होके खुद ब खुद ही अपने आप को प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, लेट्स सपोज ये प्राइमरी फॉलिकल है जो किससे बना है, प्राइमोडियल फॉलिकल से। इस फॉलिकल के अंदर यहाँ पे आपका ओवम पड़ा है, एग पड़ा है या oocyte पड़ा है। तो आप ये लेट्स सपोज ये आपके पास है, oocyte कह लें, ओवम कह लें या एग कह लें आप। अब ये प्राइमरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनाना कंट्रोल होता है एफएसएच के। तो ब्रेन से जो सिग्नल आएगा एफएसएच ओवरी के पास, वो क्या करेगा, वो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा सा फर्दर मेच्योर होगा। जब ये फर्दर मेच्योर होगा तो इसकी इस तरह से जो है ना वो शेप बनती है। लेट्स सपोज ये आपके पास, अब यहाँ पे आपका ओवम पड़ा है और उसके बाद ये क्या है, ये आपका सारा फॉलिकल है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। अब ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, जस्ट आप ये याद रखो, इसके अंदर जो ओवम होता है वो साइड पे चला जाता है और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं आपके पास, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग हो जाती है। और ऐसे फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओवम सेंटर में होता है, वो साइड पे नहीं होता। जस्ट ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो फॉलिकल है, इसके इर्द गिर्द आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो आपसे पूछेंगे कि ये जो एग है या आप कह लें कि ओवम है, इसके इनसाइड कौन सी लेयर होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये जो इनसाइड लेयर है, दिस इज कॉल्ड ग्रेनुलोजा सेल लेयर, ग्रेनुलोजा सेल लेयर। और ये जो आउटसाइड लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, थीका सेल लेयर। अब ये कैसे याद रखना है, देखें, एक चीज थिक क्या है तो वो आउटसाइड होती है, क्यों, क्योंकि वो आपकी आउटसाइड प्रोटेक्शन करेगी। तो इससे याद रख लें कि थीका थिक होती है, ये आउटसाइड होती है, और जो ग्रेनुलोज है वो आपकी एक तरह से इनसाइड होती है, और ये आपके ओवम के इर्द गिर्द पड़ी होती हैं या oocyte के। अब ऊपर से ये जो एफएसएच और एलएच आते हैं, इन्होंने इनके ऊपर काम करना होता है, आपके ग्रेनुलोजा सेल के ऊपर और थीका सेल के ऊपर। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अब यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल पड़ा हुआ है, अब ये जो जितना भी मैंने आप लोगों को फेज पढ़ाया है अभी तक, ये वो फेज है जो पहले दिन से, लाइक पहले दिन ब्लीडिंग हुई थी और ब्लीडिंग से लेके 14वें दिन पे क्या होती है, ओवुलेशन होती है। लेकिन ये 13 डेज तक का आपने साइकिल पढ़ा है। तो फीमेल की बॉडी के अंदर लेट्स सपोज अगर फर्स्ट को ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके पहले 13 दिन के अंदर ये चेंजेस आएंगी। पहले क्या होगा, प्राइमीडियल फॉलिकल होगा, वो प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से वो ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, जब आपके पास ये ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगा, तो अब आपने इस ओवम को रिलीज कराना है। अब ओवम को रिलीज कौन कराता है, ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है, जो क्या कराएगा, बेसिकली ओवुलेशन कराएगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, वो आके क्या करेगा, थीका सेल के ऊपर काम करेगा। तो थीका सेल क्या करेंगे, खुद को एक तरह से रप्चर कर लेंगे। तो जब थीका सेल यहाँ से रप्चर करेंगे, तो ये बाहर एक तरह से एग्जिट हो जाएगा, और आपका लेट्स सपोज ये एक तरह से ओवम पड़ा है। और जब ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है, उस बाकी की स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम।
तो एग्जाम में वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कार्पस ल्यूटियम किस चीज का डेरिवेटिव है, प्राइमरी फोलिकल, प्राइमोडियल फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, ग्रेफियन फोलिकल। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो आपके पास ग्रेफियन फोलिकल है, सिंपली क्या, अगर ये ओवम रिलीज कर दे किसके अंडर, एलएच के अंडर, और उससे क्या बन जाएगा, बाकी की स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये वो कार्पस ल्यूटियम होता है जो क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो आपके पास कार्पस ल्यूटियम है, ये कुछ 2 से 3 दिन वेट करेगा कि कोई स्पर्म पड़ा हो, वो इसके साथ मिल के क्या करे, फर्टिलाइजेशन कर रहे। लेकिन हम नॉर्मल पीरियड्स को पढ़ रहे हैं, हम प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे। तो लेट्स सपोज इस फीमेल के अंदर कोई भी बॉडी में स्पर्म नहीं है, तो 2-3 दिन बाद क्या होगा, ये बेचारा डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई सिग्नल नहीं आया कि इसकी जरूरत है या नहीं। तो जब कार्पस ल्यूटियम की एक तरह से डेथ होती है, इससे जो चीज बनती है उसको बोलते हैं कार्पस अल्बिकन। अब जस्ट ये याद रख लो कि जो कार्पस ल्यूटियम इनएक्टिव होता है उसको आप कार्पस अल्बिकन बोलते हो। और अल्बिकन का मतलब होता है वाइट, ये आपको वाइट वाइट दिखाई देगा। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये येलो होता है। और कार्पस अल्बिकम कोई भी प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाता। प्रोजेस्टेरोन कौन बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम। ये प्रोजेस्टेरोन कितने डेज तक आप कह लें, 2 से 3 दिन तक वेट करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो ठीक है, वरना ये एक तरह से डेड हो जाएगा। मतलब ये कि अगर 14वें दिन पे ओवुलेशन हुई है, अब यहाँ पे ओवुलेशन थी 14वें दिन पे, तो ये कोई 2 से 3 दिन वेट करेगा, लाइक कोई 18वें या 19वें दिन तक। अगर तो कोई चीज आई, स्पर्म आया, ओवम उसके साथ मिला, फर्टिलाइजेशन होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वो इसको सिग्नल देगी कि प्लीज आप अब स्टे करो। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो इसको सिग्नल नहीं जाएगा, इसकी डीजेनरेशन हो जाएगी। और जब इसकी डीजेनरेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, कार्पस अल्बिकन। तो ये आपके पास जो है ना वो फोलिकुलर फेज है। आपको ए टू जी सारी स्टोरी पता होनी चाहिए। फोलिकुलर फेज के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेफियन, कार्पस अल्बिकन, कार्पस ल्यूटियम, ये क्या चीजें हैं। अब एक और छोटा सा पार्ट आपने पढ़ा होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बनता है। अब ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन बनता है, वो एस्ट्रोजन कौन बनाता है या कौन से सेल बनाते हैं। तो लेट्स सपोज, अब ये समझ लें, ये ग्रेनुलोजा सेल है, सेल लेयर है। और ये क्या है, ये थीका सेल लेयर है। ब्रेन से सिग्नल आता है एफएसएच और एलएच। नॉर्मल जो आप लोगों के ये एंड्रोजन्स होते हैं, मेल या फीमेल के, ये किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन बनते हैं। अगर ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, सेक्स हार्मोन नहीं बनेंगे। तो ओवरी क्या करती है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल पिक कर लेती है। ये कोलेस्ट्रॉल जब जाता है ओवरी के अंदर, तो थीका सेल इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देते हैं प्रेगनीनोलोन के अंदर, प्रेगलीनालोन के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल से प्रेगलीनालोन किसके अंडर बनेगा, थीका सेल के अंडर बनेगा। थीका सेल को कौन सिग्नल देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब थीका सेल ने कोलेस्ट्रॉल को पकड़ा, ये बना दिया। अब ये प्रेग्निनालोन किसके पास जाएगा, ग्रेनुलोजा सेल के पास जाएगा कि प्लीज आप जो है ना वो इससे एस्ट्रोजन बनाओ। अब ग्रेनुलोजा सेल के पास एक पावरफुल एंजाइम होता है एरोमाटेज। ये प्रेग्निनालोन को क्या करता है, एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये अरोमाटेज को कौन बताएगा कि आपने एक्टिव होना है या आपने इनएक्टिव होना है, ये आपका एफएसएच बताएगा। अब देखें, वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे कि ग्रेनुलोजा सेल जो एस्ट्रोजन बनाता है वो किसके अंडर बनाता है, लाइक टीएसएच, टीआरएच, एफएसएच, एलएच। तो आप लोग सिंपल याद रखें, इससे जीएफ से, ठीक है, गर्लफ्रेंड के नाम से, जी से आपका ग्रेनुलोजा सेल आएगा। उसके बाद एफ से क्या आएगा, एफ एस एच। तो एफ एस एच आके जी सेल के ऊपर काम करेगा और उससे क्या बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा। तो ये थोड़ा सा ओवरी की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी थी कि किस तरह फीमेल की ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन बनता है। तो ये आप लोगों का खैर फर्स्ट फेज था, फोलिकुलर फेज। अगर किसी बंदे को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर आगे सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं।
जो आप लोगों का है ओवुलेशन फेज। अब ओवुलेशन फेज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ओवुलेशन के अंदर जस्ट क्या याद रखना है, इसके अंदर ओवम रिलीज होगा। अब ये ओवम किसके अंडर रिलीज होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, बेसिकली ओवुलेशन कराता है, और ओवुलेशन के अंदर क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। और जब आपके पास ओवम रिलीज हो जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा, स्पेशली वो स्ट्रक्चर बनेगी जिसको आप लोगों ने कार्पस ल्यूटियम बोला। कार्पस ल्यूटियम से फिर आपके पास क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा। अब थर्ड फेज आपका आता है ल्यूटिनाइजिंग फेज। अब ल्यूटिनाइजिंग फेज का मतलब ये है कि इस फेज के अंदर बॉडी में क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा। और उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर ज़्यादा है तो मैंने आप लोगों को पहले बताया ये क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन ज़्यादा बनाएगा। तो इस स्टेज के अंदर आप लोगों ने अब बेसिकली फंक्शन पढ़नी है कि ल्यूटिनाइजिंग फेज के अंदर आपके पास क्या ऐसी चेंजेस आती हैं यूट्रस के साथ, आपको वो पता होने चाहिए। तो फोलिकुलर फेज में आपने चेंजेस पढ़ी ओवरी के साथ। अब ल्यूटिनाइजिंग फेज में हमने वो चेंजेस पढ़नी है जो जाके यूट्रस के साथ होंगी। तो अब आगे मैं यूट्रस का आप लोगों को समझा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एनाटॉमी को पहले डिस्कस कर लें। लेट्स सपोज ये आपका क्या है, फिम्ब्रिया है। उसके बाद ये क्या है, फ्लोपियन ट्यूब है। आप लोगों को एनएलई स्टेप 1 में एक क्वेश्चन इसमें से वो लाजमी पूछेंगे कि फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट्स कितने हैं, फ्लोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। तो सबसे पहले 4 आपके पास फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है ये वाला, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है इसको एम्पुला बोलते हैं। और थर्ड पार्ट को इस्थमस बोलते हैं। और फोर्थ वो वाला पार्ट होता है जो बेसिकली यूट्रस के साथ अटैच होते हैं, इसको यूट्राइन फंडस या यूट्राइन इनसाइड भी बोलते हैं। तो ये 4 पार्ट आपको पता होने चाहिए, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और उसके बाद ये यूट्राइन इनसाइड। ये फिम्बरियाई फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, ये जस्ट फिंगर टाइप प्रोजेक्शंस हैं जो फ्लोपियन ट्यूब से बाहर आती हैं। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है, वो आप कह लें कि प्रेगनेंसी कह रहा हूँ, जो फर्टिलाइजेशन होती है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट पे होती है, आप लोगों ने याद रखना है, ये एम्पुला के अंदर होती है। तो ये आपके पास थोड़ा सा इसके अंदर इम्पोर्टेंट था। उसके बाद ये आपके पास सारी स्ट्रक्चर क्या है, यूट्रस है। और ये जो ऊपर थोड़ा सा पार्ट है इसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस। और नीचे आपकी ये सारी बॉडी पड़ी है। अब यूट्रस की बेसिकली नॉर्मल 3 लेयर्स होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ये आपके पास है पेरी, उसके बाद ये है मायोमीट्रियम, ये पेरीमीट्रियम है।